वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। ये बात कही थी नेहरू जी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं। आज महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग और भी तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर पीएम मोदी ने कल लोकसभा में जवाब दिया। पीएम ने कांग्रेस को अपने जवाबों के जरिए आईना दिखाने की कोशिश की। पीएम मोदी के जवाब पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री होते ही बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर संग्राम छिड़ चुका है। योगी ने केजरीवाल को राष्ट्र से माफी मांगने की सलाह दी, तो वहीं केजरीवाल ने भी योगी को निर्दयी बता डाला। दो ट्वीट के जरिए किस तरीके से दो प्रदेशों के सीएम आपस में भिड़ चुके हैं, यह आप ट्वीट के जरिए देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। केजरीवाल का पहला ट्वीट, केजरीवाल का पहला वार। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के वक्त में जो सीएम केजरीवाल से लापरवाही हुई, योगी के अनुसार उसको लेकर उन्होंने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय पीएम के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आगे उन्होंने क्या लिखा है, यह हम आपको बताते हैं। केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने क्या कदम उठाए, इसके बारे में बताया है। ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सीएम योगी का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या ... लिखा हुआ है। और आगे उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था और उन्होंने क्या लिखा था प्रधानमंत्री के अभिभाषण के बाद, ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा है, जिन लोगों ने अपने को खोया है, प्रधानमंत्री उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसका जवाब आ चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, ये हम आपको फिर से बताते हैं, और दोनों की भाषा जिस तरीके से वो भी हम आपको बताते हैं। सुनो योगी, ये लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में कांग्रेस को अपने जवाबों के जरिए आईना दिखाने की कोशिश की है। पीएम के कड़े प्रहार का असर यह हुआ कि पूरा विपक्ष बौखला चुका है। कांग्रेस में तो हाहाकार मचा है और वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कांग्रेस के नेताओं ने पीएम के जवाब पर हमला बोला, उसके बाद जंग में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की भी एंट्री हो गई। और केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम ने सोमवार को लोकसभा में क्या कहा, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से बौखला चुका है। दरअसल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए सरकार पर लगाए एक आरोपों का जोरदार जवाब दिया, लेकिन उनके सीधे निशाने पर रही कांग्रेस पार्टी, जिसे उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता दिया। यही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। ये बात कही थी नेहरू जी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है। आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। पीएम मोदी के बयान पर वार पलटवार जारी है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा, और तो और अधीर रंजन अब शब्दों पर उतारू हो गए। कहा कि अभिभाषण में कांग्रेस को गाली गलौज किया गया है। आजादी के लिए इस पार्टी को जेल भी जाना पड़ा, आपने उस पार्टी को गैंग बता दिया। प्रधानमंत्री पर और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अधीर रंजन चौधरी नजर आए। आप कहते ही सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे ज्यादा आपका ताकत है, सदन में बहुमत है, बहुमत की बाहुबली आप करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी की इतिहास अगर आप पढ़े तो आपको तो ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए इस पार्टी के कितने हजारों शहादत और जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारे, ये तो इतिहास की पन्ने में लिखा हुआ है। उस समय आपकी पार्टी के लोग क्या करते थे? ब्रिटिश हुकूमत को दलाली करते थे, और ये आजादी मिला था इसलिए आप आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज उस पार्टी को आप गैंग कहते हैं? छी छी छी। कांग्रेस पार्टी को आप टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया। ये अहंकार तो आपका है, हमारी तरफ से कोई अहंकार की बात नहीं कहे गए। पीएम के आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी तिलमिला चुकी है। प्रियंका गांधी से लेकर अधीर रंजन चौधरी, अशोक चौहान सभी पीएम को जवाब देने पर उतारू हो चुके हैं। कांग्रेस की बेचैनी का अंदाजा उसकी भाषा से लगाया जा सकता है। पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस ने ही लोगों की मदद की थी। उन्होंने छोड़ दिया भगवान भरोसे, खाना नहीं था, घर जाने का माध्यम नहीं था,
पैदल चल रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, उनको कोई मदद न करे, वो चाहते थे मोदी जी। कांग्रेस के अलावा और तो किसी को अपना विपक्ष तो नहीं मानते ना, इसलिए सारे बात कांग्रेस के खिलाफ रखते हैं। वो तो उनका तो नारा ही है कांग्रेस मुक्त भारत। नया दुश्मन चुना जा रहे हैं कि अधिकार ज्यादा मांगते हो, इसलिए हिंदुस्तान की हालत बिगाड़ते हो। किया गया है कोरोना फैलाने का, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाई है। सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने के बाद में पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग उमड़ पड़े बाहर निकलने के लिए, अपने घर जाने के लिए लाइनें लग गई और लोगों को राहत देने के लिए बसेस, ट्रेन, जितना भी करना मुमकिन था वो कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने, जो हमारी एमवीए गवर्नमेंट है, उसने की है। और इस वक्त निगाहें अब यूपी चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र कुछ ही देर में जारी करने वाली है। सुबह 10 बजे यानी अब से चंद मिनट में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी रहेगा और इस दौरान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर तमाम उन मुद्दों को शामिल किया जाएगा जो चुनावी मंच से हमने देखा कि पार्टी के बड़े दिग्गज नेता वादा करते रहे हैं। रोजगार सृजन हो, महिलाओं के लिए स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद के मुद्दे भी संकल्प पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए 15 दिसंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आकांक्षा पेटी लॉन्च कर प्रदेश भर से सुझाव मांगे गए थे। यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा की थीम पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की 30,000 ग्राम पंचायत, सभी विधानसभा क्षेत्रों और महानगरों से लोगों से संवाद कर सुझाव मांगे गए हैं और इसमें मिस्ड कॉल भी एक जरिया बनाया गया, ईमेल भी जरिया बनाया गया और इसके जरिए भी सुझाव लिए गए हैं। तो आज जो बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी ये हम आपको इस वक्त बता दें। अमित शाह की मौजूदगी, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, योगी आदित्यनाथ और तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी रहने वाले हैं। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि सुझाव के जरिए, लोगों के सुझाव के जरिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जगह दी है? क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक का हम सफर देखें बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, तो उसमें राम मंदिर का मुद्दा जो कि कंप्लीट हो चुका है, वो पिछले जो संकल्प पत्र था उसमें वादा किया गया था, लेकिन इस बार वो कौन सी वादों की फहरिस्त है जिसके जरिए पब्लिक के बीच जाना है? अमित सिंह, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी आवाज पहुंच रही है अब जी। तो मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। स्टेज बिल्कुल तैयार है और हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए राकेश त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद है, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता। 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। संकल्प पत्र में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, महिलाओं का सम्मान, किसान और नौजवान और यूपी का उत्थान, इसकी पूरी कहानी लिखता हुआ ये लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। हमने जनता से सीधे फीडबैक लिया है, सीधे उनके सुझाव लिए हैं। 403 विधानसभाओं में आकांक्षा पेटियों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से हमने जनता से उनकी अपेक्षाएं पूछी हैं और उसके आधार पर ये लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया है। ये जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये कोई हवा हवाई घोषणाओं वाला डॉक्यूमेंट नहीं होने वाला है जैसा समाजवादी पार्टी कर रही है। 300 यानी जो समाजवादी पार्टी अभी तक 11 घोषणा वो कर चुकी है, तो क्या उसी का काउंटर होगा या फिर जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 200 यूनिट फ्री की बीजेपी ने बात की थी उसको मॉडिफाई करके पेश करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो संकल्प पत्र इस बार जब संकल्प नाम लिया तो भी समझ में आ गया कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। समाजवादी पार्टी पहले मैनिफेस्टो जारी किया करती थी, लेकिन भाजपा ने 2017 में जब संकल्प पत्र जारी किया तो आज वो संकल्प की बात कर रहे हैं और तमाम उनकी घोषणाएं, वो बार बार इस बात को अखिलेश जी कह रहे थे कि हमारा संकल्प पत्र भाजपा के संकल्प पत्र आने के बाद आएगा, यानी नकल करके ही करेंगे, ये बात उनकी तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट संकल्प पत्र लेके आएगी, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपको केंद्रीय बजट दिखाई पड़ा होगा। हम कोई पॉपुलिस्टिक मेजर उठाने वाले हैं, लोक लुभावनी भाषण बातें कहने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जनता यथार्थ पर आप लोग रहेंगे कि जो काम हो सके बिल्कुल यथार्थ पर होगा, ठीक वैसा ही जैसे 2017 में जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया है। हमने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने माफ किया। तो हमने जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये जनता को पूरा विश्वास है।
जनता को पूरा विश्वास है। तो ये तो राकेश त्रिपाठी, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं, स्टेज की ये तस्वीरें हैं। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो 300 यूनिट फ्री देगी बिजली का। अमित, आपके जरिए मंच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और हमें इंतजार है कि वो जो बड़े लीडर्स पहुंचेंगे और वो क्या क्या बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर राकेश त्रिपाठी इस वक्त भी आपके साथ मौजूद हैं तो जरा उनसे पूछिएगा कि अगर सुझाव ही लिए गए हैं तो अलग अलग जोन में बटा हुआ उत्तर प्रदेश, उसकी अलग अलग मांगे हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग मांग है तो पूर्वांचल की अलग मांग है। अगर गौतम बुद्ध नगर जिले की हम बात करें जिसमें नोएडा आता है तो नोएडा वालों की अलग मांगे हैं। तो इन सबको कैसे संकल्प पत्र में समेटा गया है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मंच की तस्वीरें हैं जहां थोड़ा इंतजार और उसके बाद संकल्प पत्र जारी करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश के जो अध्यक्ष है बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, उनकी मौजूदगी रहेगी। दोनों डेप्यूटी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी हैं, ये सभी दिग्गज नेता यहां पे मौजूद रहने वाले हैं अब से चंद मिनट में। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से प्रचार और तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। अपनी रैली में पीएम मोदी लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्रों में पड़ने वाले 18 विधानसभा सीटों के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी उत्तराखंड और यूपी के लिए भी वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उधम सिंह नगर और नैनीताल संसदीय क्षेत्रों की 14 विधानसभा सीटों के लिए लोगों से रूबरू होने वाले हैं। तो वहीं पीएम मोदी रामपुर, बदायूं और संभल संसदीय क्षेत्रों में पड़ने वाले 15 विधानसभाओं के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। यूपी में चुनाव प्रचार में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। आज योगी आदित्यनाथ यूपी में 4 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। योगी दोपहर 1:30 बजे मुरादाबाद की ठाकुरद्वार विधानसभा में रहेंगे और जनसभा को संबोधित करने वाले। इसके बाद योगी 2:30 बजे अमरोहा की नौगावा विधानसभा पहुंचेंगे और वहां भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। योगी गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं योगी शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे जहां वो मोदी नगर के कॉलेज में जनसभा में शिरकत करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संकल्प पत्र जारी करने के बाद जो चुनाव प्रचार के लिए वो निकलेंगे और कौन कौन से जगहों पे उनकी मौजूदगी रहने वाली है ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि फर्स्ट फेज के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जहां जहां चुनाव है वहां को लेकर